नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप अपने घर में रहते हैं, घर के मकान मालिक हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं और रेगुलर इनकम का कोई जरिया नहीं, तो आपका अपना घर आपको पेंशन दिला सकता है। जी हाँ, ये एक ऐसी स्कीम है जिसको कहते हैं रिवर्स मॉर्गेज, और इस स्कीम के जरिए आप अपने घर में रहते हुए ही अपने घर से ही रेगुलर आय पा सकते हैं। अब ये रिवर्स मॉर्गेज स्कीम क्या है, कैसे काम करती है, ये हमने मॉर्गेज या जो गिरवी रखना है वो तो हम जानते हैं कि वो पूरा मैटर है क्या, लेकिन रिवर्स मॉर्गेज कैसे आपके काम आ सकता है, किन के लिए है, क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसी पर रहेगी आज हमारी खास चर्चा। सबसे पहले आज के खास मेहमान का परिचय करा दें। विकास पुरी हमारे साथ हैं, ये है हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स। विकास, आपका बहुत स्वागत करते हैं आज के इस शो में, और आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले दर्शकों को बता दें कि आज के शो में खास क्या है। आज हम खास तौर पर अपने शो में समझेंगे रिवर्स मॉर्गेज स्कीम क्या होती है, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के फायदे क्या हैं, साथ ही हम आपको आज अपने शो में ये भी बताएंगे महंगा लोन अगर आपको सस्ता करना है तो वो कैसे करें, और कई लोन अगर आपने ले लिए हैं तो कौन सा लोन पहले चुकाना है बेहतर। विकास, कई ऐसे रिटायरीज हैं या जो लोग 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं, अब क्योंकि एक रेगुलर आय का विकल्प नहीं है, उनके लिए एक स्कीम रिवर्स मॉर्गेज स्कीम काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चा में है। हालांकि हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो या ना हो, इसके बारे में आप हमें बेटर बता पाएंगे, लेकिन रिवर्स मॉर्गेज स्कीम सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये है क्या। जितना हम समझ पा रहे हैं रिवर्स मॉर्गेज से ये हो सकता है जो मॉर्गेज होता है या लोन लेना होता है उसका कुछ विपरीत है। स्वाति, हमारा देश 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। हालांकि हम एक यंग कंट्री बोलते हैं, लेकिन हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे देश में बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, और बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके बच्चे एक जनरेशन या 2 जनरेशन से वो बाहर रह रहे हैं, और वो सीनियर सिटीजन यहाँ पे अनअटेंडेड है। कैसा होता है कि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये देखती हैं कि किस तरह की ज़रूरतें हैं लोगों को, और उसमें से एक ज़रूरत ये भी है कि सीनियर सिटीजन्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, प्राइवेट जॉब में थे, और कोई पेंशन नहीं है, और ओवर द इयर्स उनको ये जो चीज़ हम हर एक शो में समझाते हैं लोगों को, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, और लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन उसका असर जब रियल लाइफ में, जब रहन सहन में चीज़ें महंगी होना शुरू होती हैं, तब उनको समझ में आता है। रिवर्स मॉर्गेज बेसिकली क्या है कि ये स्कीम पर्टिकुलरली मैं ये बोलूंगा उन सीनियर सिटीजन्स के लिए है, या तो जो जिनके बच्चे अनफॉर्चुनेटली उनको अटेंड नहीं कर पाते हैं, या किसी तरह की फाइनेंशियल एड नहीं दे पाते उनको, या कुछ बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे भी होंगे जिनके आगे कोई जनरेशन नहीं है या कोई आगे उनका देखभाल करने वाला नहीं है। रिवर्स मॉर्गेज आपको एक ऑप्शन देता है जिसमें सीनियर सिटीजन जिस घर में रह रहे हैं, और उसमें एक क्राइटेरिया कि वो उनका खुद का घर होना चाहिए, वो रेंटेड हाउस नहीं होना चाहिए। वो हाउस बैंक को मॉर्गेज करके बैंक एक उसकी मार्केट वैल्यू तय करता है, और उसके बेसिस पे वो उनको एक राशि देता है, या वो लमसम में राशि उनको मिल सकती है, या उनको मंथली, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम की तरह आ सकती है। तो हम इसके ऊपर और आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। बट रिवर्स मॉर्गेज बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका कोई जो एक लास्ट फेज ऑफ देयर लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उनके पास एक स्टेडी इनकम नहीं है, तो उनको किस तरीके से एक उनकी लाइफ में एक कंफर्ट लाया जाए बाय क्रिएटिंग अ रेगुलर इनकम। बिल्कुल। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में हम स्टेज वाइज डिस्कस करते हैं विकास आपके साथ, क्योंकि ये हम ऐसे स्कीम की बात कर रहे हैं जिसके साथ लोगों की भावनाएं बहुत जुड़ी होती हैं। मतलब कोई ये सोचना ही या इस फैसले पर आना कि हमें अपना मकान गिरवी रखना है, ये लगता है जैसे आपदा में कोई लास्ट रिजॉर्ट जो होता है किसी मुश्किल से बाहर निकलने का, ये सुनने में कुछ इस तरीके का लगता है। तो अभी हमारी सोसाइटी में या भारत में रिवर्स मॉर्गेज स्कीम आपको क्या लगता है कितनी पॉपुलर है? पॉपुलैरिटी नहीं है, और इसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी नहीं किया जाता, और जैसा मैंने आपको ये बताया कि और आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारे इमोशंस इतने ज्यादा घर से जुड़े होते हैं, तो कोई चाहता नहीं है कि मेरा घर मॉर्गेज हो।
लेकिन एक होता है मजबूरी। अब कोविड के टाइम पे लोगों ने देख लिया कि पैसे की कितनी जरूरत आ सकती है और पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है मेडिकल खर्चे जो आते हैं उसके लिए। तो एक तरफ हम एक इमोशनल अटैचमेंट बोल सकते हैं, पर दूसरी तरफ एक सीनियर सिटीजन कपल रह रहा है, कोई ये नहीं चाहता कि उनका पार्टनर अनटाइमली चला जाए उनको छोड़ के, बिकॉज ऑफ मेडिकल हेल्थ उनके इश्यूज आए और उनके पास पैसे नहीं थे। फिर अंत में ये तो सच्चाई है कि सबको एक ना एक दिन यहाँ से जाना है, तो जितनी देर यहाँ जीना है एटलीस्ट उसके लिए उनका एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए। अब दूसरी चीज क्या है कि ये जो मॉर्गेज, रिवर्स मॉर्गेज जो हम लोन की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं प्रमोट कर रहे हैं कि सीनियर सिटीजन आए और लोन लें और अपने ऊपर एक बर्डन क्रिएट करें। ये उन सीनियर सिटीजन के लिए है जिनको मालूम है कि उनका स्टडी फ्लो ऑफ इनकम नहीं है, और ये लोन की अवधि 10 से 15 साल तक की हो सकती है। और खुदा ना खास्ता जब किसी एक दिन वो मतलब ये दुनिया छोड़ के जाते हैं, तो या उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सॉरी जो बैंक जिन्होंने लेंडिंग किया होता है वो उस घर को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेता है। तो इनको लोन एक तरह से सर्विस नहीं करना होता। हाँ, लोन की टेन्योर अगर खत्म हो जाए और वो अभी तक जीवित है और अच्छी हेल्थ में है, स्टेट में है, तो उनको पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। वो उनका लोन या तो उनकी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन या लीगल हेयर्स है उनको चुकाना है, या बैंक उनके जाने के बाद उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेता है। तो विकास, आप बेसिकली रिवर्स मॉर्गेज के फीचर्स क्या हैं वो दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि रिलेटिवली ये उतना पॉपुलर स्कीम नहीं है। कई बैंक जैसे एसबीआई की लोन मॉर्गेज स्कीम ज़रूर है, और वहाँ पर जो है बहुत सारे ऑप्शंस अभी फ़िलहाल लोगों के लिए मौजूद नहीं हैं। पर जैसा विकास बोल रहे हैं कि इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी अपनी ज़रूरतें हैं, कई लोगों के लिए फिट भी बैठ सकता है, कई लोगों को शायद ठीक न भी लगे। ये हर किसी इंडिविजुअल के अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। अब क्योंकि हम एक रिटायरमेंट प्लानिंग की विकास बात करते हैं, और हम हमेशा अपने शोज़ में बताते हैं कि आप अपनी पहली सैलरी से ही रिटायरमेंट के लिए अपना इंतज़ाम करें। रिटायरमेंट के बाद रेगुलर आय के जो तमाम आयाम है वो कहाँ से आप तलाश सकते हैं, और उस पर से ये एक रिवर्स मॉर्गेज जैसी स्कीम भी है जो एक रेगुलर आय का विकल्प बनकर भी आ सकती है। कुछ लोगों के केस में ये शायद फ़ायदेमंद साबित हो। मैं अगर जो लोग ये कंसिडर कर भी रहे हैं कि हाँ, अपना मकान गिरवी रख कर वो अपने रेगुलर पेंशन का इंतज़ाम कर सकते हैं, उनके लिए क्या फ़ायदे आप बताएंगे रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के हैं? जी, जैसा हमने आपको बोला कि ये स्कीम ऐसी है जो सबके लिए नहीं है, बट आपको एक छोटे छोटे एग्जाम्पल दे के बोल सकता हूँ कि जैसे बहुत बार हमने देखा होगा कि कोई बैंक है, अचानक से आरबीआई रिस्ट्रिक्शन की वजह से या किसी वजह से वो बैंक ओवरनाइट उनका बिजनेस बंद हो जाता है, और बाद में पता चलता है कि कितने सीनियर सिटीजन लोग थे जिनके फिक्स डिपॉजिट्स उसमें थे, अटक गए और उनके वो हाथ में पैसा आज तक नहीं आया। अब ऐसे सीनियर सिटीजन्स भी आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलेंगे जो अचानक किसी वजह से, चाहे वो प्राइवेट हाथों में उन्होंने पैसा दिया था, अपने पूरे जीवन की जो जमा की हुई पूंजी थी वो प्राइवेट लोगों को दी, या किसी बैंक में, एक दो बैंक में जब पैसा फंस गया या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फंस गया जो अचानक से उनका पैसा एकदम से अटक गया, और डे टू डे लाइफ के लिए उनको उनके विकल्प बंद हो गए सब कि क्या करेंगे अभी आगे। ऐसे केस में एटलीस्ट आपको ये कंफर्ट लेवल देता है कि आप अपना ये घर को रिवर्स मॉर्गेज ऑप्शन लेके आप अपने 10 से 15 साल का एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्टार्ट करिए। नाउ एज्यूमिंग कोई बैंक आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बंद है, जैसे आपको पता है एक दो बैंक्स बंद है अभी, ऐसे लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जिनका पैसा अटका हुआ है। एज्यूमिंग अगले 5 साल में उसका रेजोल्यूशन हो जाता है और इनको एक अमाउंट, अपनी जो फिक्स डिपॉजिट फंसी हुई थी वो वापस मिल जाती है, तो आप बैंक को वो पैसा वापस कर दीजिए और आप अपना डे टू डे लाइफ जैसे जी रहे हैं वैसे उसको व्यतीत कर सकते हैं। सो ये स्कीम स्पेशली उनके लिए जिनके पास, और सीनियर सिटीजन के लिए, वो सीनियर सिटीजन जिनके पास में रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं है और उनके पास एक ऑप्शन ही नहीं है कि हम क्या करें, कहाँ से अपना डे टू डे जो खर्चा है उसको चलाएं, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। और उसमें आप मैक्सिमम अवधि ले लीजिए, बैंक्स तो 15 साल तक दे देते हैं। अगर कोई 65 साल का व्यक्ति है तो उनको लगभग 80 साल तक तो रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आता रहेगा। और कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू अनलॉक का मतलब ये हो गया कि घर की वैल्यू बड़ी अच्छी है उनकी, बट उनका खुद का रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट वो घर आपको एक कंफर्टेबल अमाउंट दे सकता है फॉर अ टेन्योर। और कितने सारे अनअटेंडेड सीनियर सिटीजन होते हैं, तो मैं बार बार अनअटेंडेड सीनियर सिटीजन इसलिए बोल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट उसी तरह के लोगों के लिए है। और कितने सारे हम केसेस सुनते भी हैं जहाँ पे
कोई अकेले सीनियर सिटीजन रह रहे थे और उसके उनके जाने के बाद वो घर बंद हुआ, फिर उनके क्लेमेंट्स कब आएंगे, कब आए थे या क्या था। सो इवेंचुअली ये क्या होता है कि इस तरह का भी एक सेगमेंट होता है और हर एक कंट्री में है, सीनियर सिटीजन तो हर कंट्री में है। तो ये प्रोडक्ट भी इसीलिए क्रिएट किया गया है। तो इसमें टिपिकल फीचर जो है वो ये है कि जो सीनियर सिटीजन कपल है उसमें या फीमेल की एज 58 होनी चाहिए या मेल की एज 60 होनी चाहिए, देन ओनली ही क्वालिफाइज फॉर दिस रिवर्स मॉर्गेज। और वो अपने घर में, और उनका खुद का घर होना चाहिए, कम से कम 20 साल से वो इस घर पे रह रहे हो, और उसका जो बैंक है वो एक मार्केट बिल्कुल। वैल्यू तय करता है, उसके बेसिस पे उसको डिसाइड होता है कि कितना अमाउंट। मैं विकास आपसे जानना चाहती हूँ कि आप रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के फायदे बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटीज पर आए हम। उससे पहले जब हम लोन लेते हैं हम डेफिनेटली बैंक को देखते हैं, समझते हैं कि कौन सा बैंक हमें कितने दरों पर, कितने ब्याज पर लोन दे रहा है। उस हिसाब से हम अपने बैंक को चूज़ करते हैं और बेस्ट से बेस्ट दरों का लोन हम अपने लिए चूज़ करते हैं। रिवर्स मॉर्गेज में किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। और एज फार एज जो इंटरेस्ट है वो कैसा होता है, प्रोसेसिंग फ़ी या किसी भी तरीके की कोई जो पेनल्टी होती है, बेसिकली टैक्स बेनिफिट्स, अगर फ़ायदों के लिहाज से इन बेनिफिट्स की बात करें तो वो रिवर्स मॉर्गेज के क्या हैं? सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। रिवर्स मॉर्गेज आपको आप 2-3 बैंक्स के पास जाके उनको आप अपना प्रॉपर्टी के डिटेल्स देके ये देख सकते हैं कि लोन टू वैल्यू कौन सा बैंक उनको ज्यादा दे रहा है। सो चाहे वो कोई पीएसयू बैंक है, प्राइवेट बैंक है। सो एलटीवी जिसको बोलते हैं, लोन टू वैल्यू, विच मीन्स तो टिपिकली इसमें बैंक्स 3 लाख से लेके 1 करोड़ की राशि जो होती है वो देते हैं रिवर्स मॉर्गेज लोन के अंडर। सो अज्यूमिंग कोई मेट्रो सिटी में रह रहे हैं और उनके घर की वैल्यू अच्छी है, मान लीजिए 2 करोड़ की वैल्यू है, सो उनकी एलटीवी जो होती है वो 60 to 80% तक मिलती है। तो आपको ये देखना जरूरी होता है कि लोन टू वैल्यू कौन सा बैंक आपको अधिक दे रहा है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया कि इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाएगा। सो रिवर्स मॉर्गेज स्लाइटली एक्सपेंसिव हो सकता है एज कंपेयर टू रेगुलर हाउसिंग लोन, बट बहुत ज्यादा गैप नहीं होता। तो मान लीजिए अगर 6.5 या 7% हाउसिंग लोन चल रहा है तो रिवर्स मॉर्गेज लोन आपको 7.5% या 7.75 या 8% की रेंज में हो सकता है, बट बहुत बड़ा गैप नहीं होता है। दूसरा, तीसरा, इसमें आपका इनकम क्राइटेरिया कुछ नहीं है, बिकॉज सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड सीनियर सिटीजन है, इनकम कोई नहीं, तो ये प्रोडक्ट ही इसीलिए कि उनकी इनकम जनरेट की जाए। तो उनका ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि उनकी रेगुलर इनकम है कि नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड प्रॉपर्टी होनी चाहिए और प्रॉपर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी जिसमें वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, और अच्छी लोकेशन होगी तो उनको अच्छा लोन टू वैल्यू मिलेगा फ्रॉम द बैंक्स। सो अज्यूमिंग किसी की प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है तो लगभग 60 से 80 लाख रुपए या 60 से 70 लाख रुपए उनको मिल सकता है फॉर अ टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। वो डिसाइड कर सकते हैं कि टेन्योर कितना है। सो ये इट इज मोर ऑफ अ 1-to-1 बैंक और कस्टमर के बीच में एक तालमेल है कि बैंक कितना उनको दे सकता है लोन, कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है और लाइफ स्पेन एक्सपेक्टेड क्या है, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक लोन अमाउंट डिसाइड किया जाता है। नाउ एज फार एज रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, सो अज्यूमिंग हाइपोथेटिकली किसी ने 50 लाख रुपए का रिवर्स मॉर्गेज में लोन लिया 15 साल के लिए, तो 15 साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपए प्लस जो उनका इंटरेस्ट होगा उसको जोड़ के उनकी एक, मान लीजिए वो मंथली ऑप्शन में आते हैं, तो उनका एक मंथली इनफ्लो स्टार्ट हो गया। अब ये जो मंथली इनफ्लो उनको आएगा उसके ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो ये एक अच्छा इसमें ऑप्शन है। हालांकि रिवर्स मॉर्गेज में बैंक कई बार ये पैसा लमसम किसी इंश्योरेंस कंपनी को दे देता है और इंश्योरेंस कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ एन्युटी देता है सीनियर सिटीजन को, बट वो एन्युटी टैक्सेबल होती है। तो ये ऑप्शन हम हमेशा रूल आउट करना चाहते हैं कि आप थ्रू इंश्योरेंस कंपनी एन्युटी के रूप में मत लीजिए, आप बैंक से ही मंथली पे आउट ले लीजिए या क्वार्टरली पे आउट ले लीजिए या हाफ ईयरली और ईयरली पे आउट ले लीजिए, और यू कैन डू अ कॉम्बिनेशन के थोड़ा लमसम ले लीजिए और थोड़ा मंथली ऑप्शन ले लीजिए। सो इसमें जो पैसा आता है बैंक से उस पर कोई टैक्स नहीं है सीनियर सिटीजन को। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं रिवर्स मॉर्गेज स्कीम की और इसकी खासियत के बारे में समझ रहे हैं, इसकी बारीकियां हम जान रहे हैं। विकास पुरी हमारे साथ है, कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट से। विकास, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के लिए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो तैयार रहने चाहिए, जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें क्या रेडी रखना है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स अ सिंपल केवाईसी दैट उनका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। तो जो टिपिकल आजकल पैन कार्ड और आधार कार्ड जिसको हम बोलते हैं ये होना जरूरी है, और वैलिड जो प्रॉपर्टी के पेपर्स है वैलिड होने चाहिए, डिस्प्यूटेड नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाँ, बैंक स्टेटमेंट होती है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देखते हैं। सो बेसिकली एक क्लाइंट का जो केवाईसी जिसको नो योर कस्टमर बोलते हैं वो अगर
कंफर्टेबल है, सिबिल का इशू नहीं है, कोई डिफॉल्ट इश्यूज नहीं है पुराने, तो ये बेसिक डिटेल्स देखी जाती हैं। और प्रॉपर्टी के पेपर्स आर मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज जो आप प्रॉपर्टी पे लोन ले रहे हैं तो वो एक क्लीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए और प्रॉपर रजिस्टर्ड पेपर्स होने चाहिए इन द नेम ऑफ एनी वन इंडिविजुअल। सो जो सीनियर सिटीजन के नाम पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता कि प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे और सीनियर सिटीजन लोन ले रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके कुछ और खास बातों में रिवर्स मॉर्गेज स्कीम की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विकास, यहाँ पर लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी के साथ बहुत सारे ड्यूटीज़, बहुत सारे चार्जेस भी जुड़े होते हैं। तो एज फार एज स्टैम्प ड्यूटी है या फिर और भी कुछ चार्जेस हैं, उसमें जब लोन अग्रीमेंट कोई करता है तो उसका स्टेटस क्या होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर मानिए घर मालिक की उस टेन्योर में जब लोन उन्होंने रिवर्स मॉर्गेज लिया है, उनकी मृत्यु हो जाती है तो घर का क्या होगा, और अगर घर के जो बाकी लोग हैं वो चाहते हैं कि वही घर उनका हो जाए फिर से, तो उनको क्या प्रक्रिया यहाँ पर करनी पड़ती है। ये दो सवालों का जवाब हमें बताइए। स्वाति, जो स्टैम्प ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी तो हर एक स्टेट वाइज जो भी ड्यूटी रहेगी विच इज़ वेरी नॉमिनल, वो ज्यादा नहीं होती है, बट इसमें और कोई चार्जेस नहीं होते। चार्जेस कब होते हैं कि अगर आपने किसी एक बैंक से मॉर्गेज लोन लिया है, रिवर्स मॉर्गेज लोन लिया है, और आप दूसरे बैंक पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो कई बार बैंक आपको एक पेनल्टी चार्ज करते हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि आप उनके यहाँ से एक लोन क्लोज करके दूसरी जगह पे जा रहे हैं। बट अभी आज नाउ डेज क्या होता है कि बैंक खुद से ही उसको रीनेगोशिएट करके कोशिश करते हैं कि क्लाइंट दूसरे बैंक में ना जाए। तो और प्रीपेड पे अगर यदि प्रीपेमेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मान लीजिए किसी का पैसा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट लेंडर के पास कहीं फंस गया और वो पैसा वापस आ गया, और उनको लगता है कि हमने 50 लाख का लोन लिया था, 15 लाख वापस आ गए, तो चलो वापस कर दिया जाए। तो प्रीपेमेंट या पार्ट पेमेंट के चार्जेस कुछ नहीं होते इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जेस कुछ नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी की जो रजिस्ट्रेशन की फी है वो भी नॉमिनल, और जो आपका स्टेट ड्यूटी जो लगती है उसके बेसिस पे ही होता है। और यदि किसी व्यक्ति के ने रिवर्स मॉर्गेज लोन लिया है और अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो जाती है, तो दो ऑप्शन है। एक तो उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है अगर दूसरा पार्टनर जो है वो इसके सक्षम ही नहीं है कि वो पेमेंट कर पाए, तो ये एन्युटी उनका दूसरे पार्टनर को मिलती रहेगी। और यदि मान लीजिए कि दूसरे पार्टनर की भी डेथ हो जाती है, तो उनकी जो लीगल हेयर्स है वो उनको पैसा पे कर दे बैंक को, और प्रॉपर्टी उनके नाम पे हो जाएगी। यदि ऐसा कोई क्लेमेंट नहीं है या लीगल हेयर नहीं है या कोई और है ही नहीं जो उस प्रॉपर्टी को क्लेम करना चाहता, तो फिर बैंक के पास ऑप्शन होती है, वो प्रॉपर्टी को बेच के बैंक अपना पैसा रिकवर कर लेता है। ओके तो बैंक का अपना एक प्रोसेस है पैसे रिकवर करने का, और मालिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बैंक की वो प्रॉपर्टी हो जाती है, और कैसे आप उसको पूरे रिवर्स मॉर्गेज स्कीम को अवेल कर सकते हैं, इस पर हमने खास जानकारी ली है विकास आपसे। अब छोटी चर्चा इस बात पे करने वाले हैं। हाँ, लेकिन छोटी चर्चा से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि महंगे कर्ज को सस्ता कैसे करें। क्या अभी आप मानते हैं कि रिवर्स मॉर्गेज स्कीम लेने का सही समय है, कीपिंग इन माइंड जिस तरीके की हमारे ब्याज दरें हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी की जाए? ब्याज दर शुड नॉट बी द क्राइटेरिया कि रिवर्स मॉर्गेज लोन इसलिए लेना है क्योंकि ब्याज दर कम है। रिवर्स मॉर्गेज लोन उसको लेना चाहिए जिनका रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है या कोई इनफ्लो नहीं है। फिर उसमें वो भले ही आज की डेट में लोन 7-8% के हैं या कल 9-10% के हो जाए या 4 या 5% पे आ जाए, ये तो बताना मुश्किल है। लेकिन यदि किसी की जरूरत है तो एक होता है ना कि कॉम्प्रोमाइज करके जीना, कि मतलब आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे, और उससे जीवन वैसे ही बिल्कुल कट शॉर्ट हो जाए, उससे अच्छा है कि रिवर्स मॉर्गेज लोन लेके एटलीस्ट आप अपने 10-15 साल का जो टेन्योर होता है आफ्टर 60 जो हम बोलते हैं कि क्योंकि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यही है कि 60 ईयर्स प्लस होना चाहिए, तो हम ये मान के चले कि एवरेज 10 से 15 साल का जो जीवन होता है, रिटायर्ड लाइफ होती है, उसको कम से कम कंफर्टेबल करिए। क्योंकि वो हो सकता है कि आप कंफर्टेबली जी रहे हैं तो वो 10 के 15 साल भी हो सकते हैं, 20 साल भी हो सकते हैं। तो आइडिया यही है कि मतलब यदि आप ये सोच के कि नहीं हम इस प्रॉपर्टी को कुछ नहीं करेंगे और उसको लोन नहीं लेंगे, और डे टू डे लाइफ आप घुट घुट के जिए और ना अच्छे से खाएं ना अच्छे से कुछ अपना जीवन व्यतीत करें और जिंदगी वैसे ही कट डाउन हो जाए, उससे अच्छा ये है कि आप इस ऑप्शन को लेके, तो इसमें ब्याज दर नहीं, इसमें किसकी जरूरत है और जिसको लगता है कि हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है और हमारे पास बस एक ये घर है जो हमारा
अपना घर है। तो बहुत सारे आपने देखा होगा, कुछ लोग हैं जो बड़े शहरों में एक रूम में सीनियर सिटीजन रह लेते हैं, अवेल करनी चाहिए ऐसा विकास, हम आपकी बात से समझ पा रहे हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम, क्योंकि समय के बिल्कुल अंत में हम पहुंच चुके हैं शो के, इसलिए काफ़ी लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि कर्ज का बोझ जो है उनके सर पर बढ़ता जा रहा है, तो कर्ज को सस्ता करने के उपाय क्या हैं? जो भी डेट लिया किसी ने, उसमें सबसे जरूरी क्या होता है, कैश फ्लो मैनेजमेंट देखना कि आपका कितना पैसा मंथली आपको एज ए पार्ट ऑफ इनकम, सैलरी जो भी है, आता है और कितना जाता है। यदि उसमें मिसमैच है तो आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। विच मीन्स कि अगर आप किसी के 50,000 रुपए इनकम आती है लेकिन 60 या 70,000 रुपए उनका ईएमआईज और दूसरा खर्चा जाता है, वो व्यक्ति डेट ट्रैप में फंस जाएगा। और फिर सबसे बड़ा जो डेंजरस डेट ट्रैप में होता है वो होता है क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो सालाना ब्याज होता है वो 36 से 48% की रेंज में पहुंच जाता है, क्योंकि वो स्नोबॉल इफेक्ट होता है और लोग चोक हो जाते हैं इस चीज को लेके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि कोई क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में है तो उसको इमीडिएटली आप पर्सनल लोन में कन्वर्ट करके उसका एक ईएमआई बना लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कोई 4 लाख या 5 लाख का क्रेडिट कार्ड्स और ये सब लोन है और उनको मंथली 40-40, 30-30 हजार रुपए का वो भुगतान करना पड़ता है, तो आप पर्सनल लोन ले लीजिए और उसका आपको 10-12 हजार या 13 हजार जो भी है उसकी एक ईएमआई बन जाएगी ओवर ए पीरियड ऑफ 3 और 5 years, जो आप टेन्योर सिलेक्ट करना चाहते हैं। सो कन्वर्ट योर क्रेडिट कार्ड डेट इनटू अ पर्सनल लोन काइंड ऑफ थिंग। यदि आपको लगता है कि उससे भी आपका काम नहीं चल रहा, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि आज हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज द बेस्ट ऑप्शन। रीजन बीइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ब्रीदर मिल जाएगा कि आपको एक टेन्योर मिल जाता है 10 साल का, 15 साल का, तो रफली 1 लाख के सामने आपको 800-850 की ईएमआई बैठती है। विच मीन्स कि यदि किसी ने 5 लाख का लोन लिया या 10 लाख का लोन लिया, तो 10 लाख में 8 से 9 हजार की ईएमआई मंथली बैठेगी। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन वहीं पे आ गया कि यदि किसी की सालाना मंथली इनकम 50,000 है और उनका ये ईएमआई और इनकी वजह से 60-70 हजार हो रहा है, तो अचानक से आप अगर अपने ये ईएमआई को 6-7-8 हजार की रेंज में लेके आएंगे और 20-25 हजार आपका घर का खर्चा है, तो आप एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाते हैं। फिर आप देखिए कि आप अपनी कॉस्ट कटिंग से कितना पैसा बचा रहे हैं, वो पैसा आप अपना लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो लिए उसको धीरे धीरे चुकाना शुरू कर दीजिए। बट ये हमेशा याद रखिए, कैश फ्लो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितना पैसा आपका इनकम में आ रहा है, कितना जा रहा है। यदि उसमें मिसमैच है तो आप डेट ट्रैप में पक्का फंसेंगे। उससे बचने के लिए आप अपना जो कैश फ्लो है उससे कम अपनी लाइबिलिटी मंथली रखिए। तो उसके लिए भले ही आपको एक लंबी अवधि के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना पड़े, बट वो जरूर कीजिए ताकि आपका मंथली आउटफ्लो एकदम से नीचे आ जाए और उस पैसे को बचा के आप अपना ये लोन जो है वो धीरे धीरे चुकता करें, ताकि आप उस डेट ट्रैप से बाहर निकल आए। बट क्रेडिट कार्ड, स्वाति, मैं बोलूंगा कि शुड बी द लास्ट ऑप्शन। सेकेंड लास्ट ऑप्शन शुड बी द पर्सनल लोन। एंड हालांकि हम तो ये चाहते हैं कि लोन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लोन तो सिर्फ हाउसिंग लोन के हिसाब से या कार लोन जो लेते हैं उसके हिसाब से तो ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड या बिकॉज ऑफ सम रीजन कोई व्यक्ति कर्ज में डूब गया या आ गया, उस ट्रैप में आ गया, तो वो उस प्रेशर को ईज करने के लिए मुझे लगता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज द बेस्ट ऑप्शन। जी, बहुत धन्यवाद विकास, आपने लोन मैनेजमेंट पर आज हमसे चर्चा की। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे दर्शकों के सामने रखा और उन्हें समझाया। आपका एक बार फिर से करते हैं धन्यवाद।